हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 2। और इसमें हम लोग पढ़ चुके थे अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण। क्षारक क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ये आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। लवण क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। इस यहाँ से वीडियो में हम लोग आगे वहां उसमें हम लोग सूचक पढ़ चुके थे, प्राकृतिक सूचक, अम्लीय रासायनिक सूचक या संश्लेषी सूचक जिसे कहा गया था, गंधीय सूचक, पीएच स्केल यानी कि सार्वभौमिक सूचक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो सबसे पहले है ना कि जितना पौधा है और ये पशु है, उन सब का शरीर जो है एक निश्चित पीएच के रेंज में काम करता है। और अगर ये पीएच का मान कम या ज्यादा होता है, एक मात्रा से बहुत ज्यादा कम होता है या बहुत ज्यादा अधिक होता है, तो वैसी परिस्थिति में पौधा हो या कोई पशु हो, वो जीवित नहीं रह पाएगा, वो बार बार बीमार पड़ने लगेगा। हमारा शरीर जो है वो 7.0 यानी 7 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। और अगर ये पीएच कम या ज्यादा होता है तो हमें बार बार बुखार लगने लगेगा। यानी कि बहुत सारी और भी बीमारियां हो सकती है, लेकिन ये कॉमन इसका जो सिम्टम होता है, लक्षण होता है, वो ये है कि हमें बार बार बुखार लगने लगेगा। वर्षा के जल के पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, यानी कि जब वर्षा का मान यानी जो बारिश वाला जो जल होगा उसका मान 5.6 से कम होगा तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये अम्लीय वर्षा क्या होती है, तो साधारण भाषा में ऐसी वर्षा जिसमें अम्ल जो है वो एक निश्चित सीमा से अधिक मात्रा में होता है। अगला है मिट्टी का पीएच। तो अच्छी उपज के लिए देखिएगा, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो जाता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। मतलब कहने का है कि कोई अगर मिट्टी है और उसका पीएच एक निश्चित रेंज से बहुत ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, कहने का मतलब है कि मिट्टी जो है अगर वो ज्यादा अम्लीय हो जाती है या ज्यादा क्षारीय हो जाती है, तो उस परिस्थिति में जो किसान होता है वो कुछ पदार्थ मिलाता है। यानी कि अगर मिट्टी जो है वो अम्लीय हो जाती है, तो अम्लीय होगी कैसे, आप पढ़े अभी कि अगर अम्लीय वर्षा होती है तो मिट्टी का पीएच जो होता है कम हो जाता है और मिट्टी अम्लीय हो जाती है। तो उस परिस्थिति में जो किसान है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी या चूना खड़िया भी जिसे कहा जाता है वो चीजें डाल सकता है। इसके अलावा अगर मिट्टी जो है वो अधिक क्षारीय हो जाए, तो क्षारीय मिट्टी कब होगी, जब हम बहुत ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी जो होती है वो क्षारीय हो जाती है। तो इस परिस्थिति में उसको संतुलित करने के लिए यानी कि वो क्षारीयता को कम करने के लिए जो कार्बनिक खाद होते हैं, ऑर्गेनिक जो खाद होते हैं, वो डाला जाता है। इसके बाद हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होता है जो कि हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। देखिएगा, हमारा उदर यानी कि जो पेट है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पचाने में सहायक होता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। अब ये होता क्या है, अपच की स्थिति में वहां तो अम्ल उत्सर्जित होता है, लेकिन अगर वो अम्ल जो है किसी विशेष परिस्थिति यानी कि अपच की स्थिति में अगर अधिक उत्पन्न होने लगता है तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि उदर में यानी कि पेट में दर्द व जलन का अनुभव होने लगता है। और इस परिस्थिति को अम्लीयता या एसिडिटी कहा जाता है, यानी गैस हो जाना, जिस आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। इससे क्या होता है, इस दर्द से मुक्त होने के लिए ये होता कब है, अपच होता कब है, यानी कि अम्ल जो है अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न कब होता है, जब हम अत्यधिक मसाले वाला भोजन खाते हैं, अत्यधिक या फिर गर्म तासीर वाला भोजन खाते हैं, तो उस परिस्थिति में हमारा जो उदर है वो अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करेगा जिससे कि पेट में दर्द होने लगता है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, उससे बचने के लिए एंटासिड एंटासिड का प्रयोग किया जाता है जो कि प्रकृति से क्षार होते हैं, क्षारक। अब क्या है, पेट में अत्यधिक मात्रा में अम्ल आया है तो वहां ये क्षारक जाएगा और उसके अधिक मात्रा को उदासीन कर देगा, जिसकी वजह से क्या है कि पेट का जो पीएच है फिर से वो संतुलित हो जाएगा। अपच की स्थिति में क्या हुआ है, अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न हुआ है और अधिक मात्रा में उत्पन्न हुए अम्ल को संतुलित करने के लिए हम ऐसे पदार्थ को लेंगे जो प्रकृति से क्षारीय है और वो क्षारक जाएगा उस अम्ल को उदासीन करेगा, जिससे कि एक पीएच रेंज जो होगा, पीएच का जो वैल्यू है शरीर का वो संतुलित रहेगा, पेट का जो पीएच का वैल्यू है वो संतुलित रहेगा। अब देखिए, एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है, इसे एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। ये प्रकृति से क्षारीय होता है और ऐसा नहीं है कि कोई सा भी क्षार हम ले सकते हैं, सभी क्षार हमारे शरीर के लिए सुटेबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम कुछ खास जो क्षार होंगे उन्हीं का उपयोग करेंगे। आगे है
पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत क्षय क्या है? दांतों का क्षय होना, नष्ट होना। ये देख सकते हैं, ये सामान्य दांत की स्थिति है और ये ऐसे दांत जिसका क्षय हो रहा है, इसे दंत क्षय कहा जाता है। तो ये होता कब है? जब हमारा मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए। जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो उस परिस्थिति में दंत क्षय होता है। अब ये दंत क्षय यानी कि पीएच का मान जो है वो कम होता कब है? तो जब हम भोजन करते हैं और भोजन के कण हमारे दांतों में फंस जाए, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसे अपघटित करने लगते हैं, और जब उसे अपघटित करेंगे तो वो अम्ल बनाते हैं। तो अगर अम्ल बढ़ेगा तो पीएच का मान कम होगा। तो अगर बैक्टीरिया मुंह में फंसे हुए यानी दांत में फंसे हुए जो भोजन है उसको अगर अपघटित करते हैं और अपघटित करने के बाद से अम्ल बनाते हैं, तो उन अम्ल के वजह से मुंह का जो पीएच होता है वो कम होता है। ये एक बात। इसके बाद देखेंगे दांतों का जो ऊपरी सतह होता है, ये वाला ऊपरी जो सतह है, ये इनेमल कहा जाता है इसको। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसका कैल्शियम फॉस्फेट का। ये कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो प्रकृति से क्षारीय होता है और उसे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये प्रकृति से क्षारीय होता है। और अगर ये क्षारीय पदार्थ के संपर्क में कोई अम्ल आता है तो क्या होगा? ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करेंगे, यानी कि क्षार जो होगा वो अम्ल को खत्म करने का प्रयास करेगा, जो अम्ल होगा वो क्षार के प्रकृति को खत्म करने का प्रयास करेगा। और इस प्रक्रिया में जो ये दांत का ऊपर वाला परत होता है ये धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और ऐसी परिस्थिति ऐसी बन जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? तो जो क्षारकीय दंत मंजन होते हैं, यानी कि ऐसे टूथपेस्ट जिसमें कि क्षार ज्यादा हो, उससे हम ब्रश करके मुंह के पीएच को संतुलित रख सकते हैं। अगर ऐसा हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो अम्ल में जो अधिक मात्रा में जो अम्ल उत्सर्जित हुआ है उससे ये क्षारकीय दंत मंजन जो होगा वो उसे उदासीन कर देगा और उसका प्रभाव जो है ये दांतों पर नहीं दिखेगा। आगे देखिए, इसके बाद है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो जितना मधुमक्खी है, इसके अलावा ये नेटल, नेटल एक पौधा है, इन दोनों का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है या एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। और दोनों अम्ल अगर ये हमारे शरीर में जाते हैं तो यहाँ से हमारे शरीर में दर्द और जलन होने लगता है। इससे बचने के लिए दोनों के लिए अलग अलग परिस्थितियां हैं। इसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं मधुमक्खी के डंक में बेकिंग सोडा, यानी जो खाने में डालने वाला सोडा जो होता है उसे। इसके अलावा जो नेटल का डंक है इसको अगर करते हैं तो ये एक पौधा है, इसी पौधे के पास एक डॉक नामक पौधा पाया जाता है। अगर नेटल का डंक अगर लग जाता है तो उसमें मेथनोइक अम्ल होगा जिसके कारण जलन व दर्द होने लगता है। और अगर इससे बचना है, इसका इलाज, तो उसी के पास एक डॉक का पौधा होता है जिसका जो पत्ता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो उसे अगर हम रगड़ेंगे उस जगह पे तो वो क्षारीय जो पत्ता है वो अम्ल को, अम्लीय प्रभाव को कम कर देगा जिससे कि हमें राहत मिलेगी। आगे देखिए लोअर का पीएच। तो सबसे पहले प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक। तो ये हम पहले बताए थे, अगर अम्ल और क्षारक दोनों प्रबल है तो उस परिस्थिति में बनने वाला जो लोअर होगा वो उदासीन होगा। अम्ल अगर प्रबल है और क्षारक अगर दुर्बल है तो यहाँ से बनने वाला जो लोअर होगा वो अम्लीय होगा। इसके बाद प्रबल क्षारक है और दुर्बल अम्ल है तो यहाँ से बनने वाला पदार्थ होगा वो क्षारीय होगा। अगर इसके पीएच की बात करें तो अगर उदासीन लवण है तो उसका पीएच 7 होगा, अगर अम्लीय है तो 7 से कम होगा, और अगर क्षारीय है तो 7 से ज्यादा होगा। तो अगर अम्लीय लवण है तो उसका पीएच 7 से कम होगा, और क्षारीय लवण है तो उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। इसके बाद देखिए साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक क्या होता है? वही नमक जो हमारे घरों में खाने में डाला जाता है वही साधारण नमक होता है। साधारणतः वो जो है हमें समुद्र से मिलता है और उसके अलावा उसे हम खनन करके, जैसे कोयले का खनन होता है वैसे खनन करके निकाल भी सकते हैं, वैसे भी मिलता है। तो वो खासकर ऐसे जगहों पे निकलता है खनन के रूप में, खासकर वो ऐसे जगह पे खनन के प्रक्रिया से निकाला जाता है जहाँ पे कभी टाइम पे कोई समुद्र का भाग जो था वो सूख गया होता है, तो वहां पे नमक जो है चट्टानों के रूप में जमीन के नीचे संचित रहता है और वहां से उसे खुदाई करके निकाला जा सकता है। और ये जो साधारण नमक है इसे हम अभिक्रिया में देखें तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये अम्ल और ये क्षार, इन दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ होता है, ये होता है साधारण नमक।
और इस साधारण नमक का उपयोग करके ये अलग अलग कई सारे पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धूनी। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो ये ध्यान देंगे इस फिगर में। इसमें क्या है कि एक विलियन लिया जाता है, इसमें जल लिया जाता है, जल में मिलाया जाता है नमक, साधारण नमक जल में मिलाया जाता है, और उस साधारण नमक में विद्युत की धारा प्रवाहित की जाती है। ये हाई वोल्टेज बैटरी के साथ में दो वायर के साथ में ये मेटल की रॉड जोड़ी हुई रहती है, और इसको एक को ये ऋणात्मक ध्रुव के साथ और इसको धनात्मक ध्रुव के साथ जोड़ दिया जाता है। जो धनात्मक ध्रुव के साथ जुड़ा हुआ रॉड रहेगा उसे हम एनोड कहेंगे, और जो ऋणात्मक वाले के साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसे हम कैथोड कहेंगे। इसके बाद क्या होता है, इसमें जब ये नमक का जल होता है और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ से ये जो कैथोड होता है, इस कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलता है और साथ में बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इधर जो एनोड होता है, यहाँ से निकलती है ये क्लोरीन गैस, और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक जल के साथ मिलाकर, और इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये तीन चीजें मिलती हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया से। एनोड पर बनता है, एनोड देख सकते हैं ये एनोड है, एनोड में बनता है क्लोरीन गैस, कैथोड में बनता है हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के पास ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। अब देखिए इसका उपयोग, एक एक करके इसका उपयोग देखते हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है उसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, और ये जो क्लोरीन गैस है इसे जल की स्वच्छता के लिए पीवीसी और सीएफसी, पीवीसी वो पाइप वगैरह जो होती है, सीएफसी एक केमिकल है, इन सबको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और साथ में जल की स्वच्छता में भी, जल को साफ करने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करने से ये बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका उपयोग क्या होता है, इस्पात की सफाई, औषधियों में यानी दवाइयां बनाने में। इसके अलावा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन, कागज बनाने के लिए, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों से मिलकर बनता है विरंजक चूर्ण, जिसका विरंजन में उपयोग किया जाता है, यानी कि वस्तु, कपड़े या फिर लकड़ी के रेशों से रंग को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, पहला है विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण क्या होता है, इससे पहले हम देख लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये है विरंजक चूर्ण। तो इसमें क्या है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की प्रक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को शुष्क बुझा हुआ चूना कहा जाता है। बुझा हुआ चूना कहा जाता है, शुष्क मतलब सूखा हुआ। इस पे जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी तो यहाँ से बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसी को कहा जाता है विरंजक चूर्ण। ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका नाम, इसी का साधारण नाम जो है वो है विरंजक चूर्ण। इसका उपयोग सूती वस्त्र व लिनन के विरंजन में, यानी उनके रंग को हटाने में, फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन में, यानी कि उनके रंगों को हटाने के लिए। विरंजन का मतलब होता है रंग को हटाना। रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, उपचायक यानी कि जो उपचयन की अभिक्रिया कराएंगे उसे, उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है, उपचायक के रूप में। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणु नाशक के रूप में, जल को प्यूरिफाई करने के लिए, साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है बेकिंग सोडा। तो यहाँ देखिएगा, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन चारों के अभिक्रिया से हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसी का नाम है बेकिंग सोडा। ये सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन चारों के अभिक्रिया से बनता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका नाम बेकिंग सोडा है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। असंक्षारक मतलब इसमें संक्षारण की प्रकृति नहीं होती है। आगे देखिए, खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। अगर इसे हम खाना पकाते समय यानी खाना में अगर इसे डालते हैं तो इसमें ये अभिक्रिया होती है। खाना बनाने में अगर इसे हम डालते हैं तो इसमें ये अभिक्रिया होती है। क्या, गर्म होगा तो सोडियम कार्बोनेट और साथ में जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और यही गैस की वजह से जो खाने वाला पदार्थ होता है जिसमें इसे डाला गया था वो फूल जाता है, स्पंजी हो जाता है थोड़ा। इसका उपयोग देखिए बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर जिसे खाने में उपयोग किया जाता है, ये बेकिंग पाउडर है सभी।
तो इसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा टर्टरिक अम्ल मिलाया जाता है तो वो बेकिंग पाउडर बनता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। ये अभी होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है जब इसे गर्म किया जाता है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है खाने वाले पदार्थ में जिसमें इसी को डाला जाता है उसे फुला देता है। इसके बाद यह एंटासिड का एक संघटक है, इसका उपयोग करके एंटासिड भी बनाया जाता है। तो एंटासिड क्या, इससे पहले हम लोग जब पढ़े थे हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व होता है, उस टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि जो हमारे पेट में अगर एसिडिटी हो जाती है यानी कि अम्लता बढ़ जाती है तो उस परिस्थिति में हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। तो इसका भी उपयोग किया जाता है एंटासिड बनाने में। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक क्या होता है, आग बुझाने वाला जो उपकरण होता है उसी को अग्निशामक कहा जाता है और उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर का। इससे पहले जो हम ये टॉपिक देखे थे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। अब इसी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करके बनाया जाता है धोवन सोडा। इसी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करके बनाया जाता है धोवन सोडा। देखिए सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट कैसे बना होगा, जब हम बेकिंग सोडा को गर्म किए होंगे तो यहाँ से मिलता है सोडियम कार्बोनेट मिला होगा, उसको पुनः क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण मतलब है जल से संयोजित करना, इसमें जल मिलाना, तो बनता है धोने का सोडा। इसका रासायनिक फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है, बोरेक्स यानी कि सुहागा कहा जाता है इसको, बोरेक्स होता है सुहागा कहा जाता है, उसके उत्पादन में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बताइएगा जल के अस्थायी कठोरता, कठोरता कहने का मतलब क्या है ना, वैसे जल जिसमें जो साल्ट है यानी कि जो लवण है वो अधिक मात्रा में होते हैं उसको हम कठोर जल कहते हैं, और उसी को कठोर जल को मृदु बनाने के लिए जिसमें वो कम मात्रा में, तो उसको मृदु जल कहा जाता है। तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इस धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो इसमें से जल के अणु निकल जाते हैं और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं तो वहां से जल के अणु कुछ निकल जाते हैं, जल के अणुओं को त्याग करके वह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ये होता है जिप्सम, ये होता है जिप्सम। जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ से जल के अणु निकल जाते हैं और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है ये। लेकिन अगर इसमें हम जल को पुनः अगर मिला दें तो पुनः मिलाने के बाद से फिर से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को संयोजित करके फिर से जिप्सम बना देता है। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी का नाम पीओपी भी कहा जाता है इसको। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए करता है। जैसे हाथ पैर टूट जाता है जो प्लास्टर होता है तो प्लास्टर में जो हार्ड वाला सब्सटेंस होता है सबसे ऊपर वो यही होता है पीओपी। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका खिलौना और सजावट का सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सतहों को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। सतहों को चिकना बनाना जैसे दीवार वगैरह देखे होंगे आप लोग, प्लास्टर होने के बाद से उसके ऊपर पीओपी लगाया जाता है जिससे कि वो थोड़ा स्मूथ दिखता है, प्लेन दिखता है एकदम। इसके बाद देखिए क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है, क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट, इसमें कितना है इंटू 5H2O यानी कि 5 जल का अणु है। तो क्रिस्टलन में जल के 5 अणु है। तो क्रिस्टलन मतलब क्रिस्टलन का जल का आने का मतलब क्या है कि किसी भी जो लवण है उसके साथ में जल के कितने अणु है उन्हीं को क्रिस्टलन का जल कहेंगे। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट इसके साथ में है 10H2O, तो यहाँ पे क्रिस्टलन का जल कितना है 10 गो, इसमें कितना है 2 है। तो यही होता है क्रिस्टलन का जल। ये था हमारे क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 और इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे यानी कि एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो करेंगे।